लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिएक्टिव पावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि अगर भैया वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, यानी कि अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे और सेम पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे, तो सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। या यूँ कहें कि सिस्टम के अंदर एक रजिस्टर लोड लगा हुआ है, प्योरली रजिस्टिव लोड। वहीं पे अगर करंट हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो जितनी भी एनर्जी दोगे वो सारी की सारी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाएगी एक इंडक्टर के अंदर। वहीं पे अगर करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो जो भी सोर्स से एनर्जी निकलेगी वो सब की सब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये 3 लेसन हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। साथ ही साथ हमने सीखा कि अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो जो भी रिएक्टिव पावर कंज्यूम होगी एक साइकिल के अंदर, वहीं जब वो क्या करेगा नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है इंडक्टर और अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब हो गया 90 टू 80 180 डिग्री। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा इसके अंदर ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको तोड़ के वापस से रिएक्टिव पावर सिस्टम में भेज देगा सोर्स के पास। और अगला क्वार्टर जो होगा थर्ड क्वार्टर, उसके अंदर क्या होगा, वापस से रिएक्टिव पावर इंडक्टर के अंदर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको याद करो बताया था कि अगर यहाँ नॉर्थ है तो अगली बार नॉर्थ नीचे बनेगा। एंड देन फाइनली क्या होगा लास्ट क्वार्टर के अंदर, जो कि फोर्थ क्वार्टर होगा, यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, इस लास्ट क्वार्टर में क्या होगा कि ये इंडक्टर है ये अपनी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इसे तोड़ के वापस से रिएक्टिव पावर को सोर्स में भेज देंगे। और इस तरीके से इंडक्टर वहीं पहुंच जाएगा जहां की साइकिल के स्टार्टिंग में था, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में। तो इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्टिव पावर की होती रहेगी इंडक्टर की। और हर बार जब वो चार्ज होगा तो उसकी पोलैरिटी अलग होगी, जब रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा यानी रिवर्स चार्जिंग तो पोलैरिटी अलग होगी। इसी तरीके से हमने कैपेसिटर के अंदर भी देखा था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो चार्जिंग के समय में रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व हो रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्टिव पावर जो ये कैपेसिटर एब्जॉर्व कर रहा है, क्या जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या जो रिएक्टिव पावर निकल रही है वो रिएक्टिव पावर और ये रिएक्टिव पावर क्या सेम है? तो इस चीज़ के क्वेश्चन के लिए आज हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज बात करेंगे बड़ा डिटेल में लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या होती है। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको अगर बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है, तो भी ये लेक्चर सीखने के बाद, पुराना लेक्चर और ये लेक्चर, इसको देखने के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, पुराने लेक्चर में हमने देखा था कि इंडक्टर हो या कैपेसिटर, दोनों के अंदर हमने जो देखा था कि रिएक्टिव पावर क्या होगी, क्वार्टर के अंदर रिएक्टिव पावर इंस्टॉल हो रही है, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर वो सारी की सारी फील्ड टूट के रिएक्टिव पावर वापस चली जा रही है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव पावर का मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, अगर हम लोग वोल्टेज को रिफरेंस ले लें, ठीक है, ध्यान से समझते रहना, वोल्टेज को अगर रिफरेंस ले लिया जाए तो ऐसे केस में करंट जो है वो अगर लीड कर रही है या करंट लैग कर रही है, ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द रिएक्टिव पावर। तो जनरली, क्योंकि जनरली हम लोग वोल्टेज को ज़्यादातर केसेस में कांस्टेंट, या कह सकते हो कांस्टेंट नहीं कहूँगा, रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो ओपन सर्किट हो या आपका फुल लोड लगा हो, क्लोज सर्किट हो, दोनों ही केसेस में वोल्टेज एज अ रेफरेंस रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस ले लें तो करंट उस वोल्टेज से लीड करेगी कि लैग करेगी, ये डिसाइड करेगा कि रिएक्टिव पावर का क्या नेचर है। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इंडक्टर है, ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, याद है आपको? तो करंट इसके अंदर लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर ये इंडक्टर यूज करेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, वो लैगिंग रिएक्टिव पावर के नाम से जानी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो लैगिंग क्यू के नाम से हम इसका नाम लेंगे। यानी कि क्या मतलब हो गया कि इंडक्टर जो है उसको लैगिंग रिएक्टिव पावर की जरूरत होगी अगर उसे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चार्ज करना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो कैपेसिटर के अंदर देख सकते हो कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। मैंने आपको बताया था लैग और लीड का क्या लास्ट लेक्चर में मतलब था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो है आई, वो 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से, जिसको हमने रेफरेंस लिया, येलो कलर की लाइन है। तो यानी कि 90 डिग्री क्योंकि लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट क्योंकि लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर ये कैपेसिटर यूज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, वो कहलाएगी लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो पहले तो नामकरण कर लेते हैं। तो जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है और जो लैगिंग रिएक्टिव पावर है, ये जो नाम इनके रखे गए वो ऑन द बेसिस ऑफ कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब जो हमने लीडिंग रिएक्टिव पावर लिखी है, इसका मतलब हुआ कि भैया जो कैपेसिटर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, वो प्योरली लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नामकरण बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको पिक्टोरियल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय हमारा इंडक्टर जो है वो चार्ज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, तो जो रिएक्टिव पावर वो कंज्यूम कर रहा है सोर्स से, वो लैगिंग रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, अभी तक हमने पीछे देखा था कि जब चार्ज कर रहे थे तो एक रिएक्टिव पावर क्यू जा रही थी, अब उस क्यू को हमने नाम भी दे दिया है और उसका नाम है लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसी तरीके से अगर एक कैपेसिटर है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अपने प्लेट्स के बीच में स्टोर कर रहा है, तो वो जो रिएक्टिव पावर सिस्टम से ड्रॉ कर रहा होगा वो होगी लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अभी तक हम कई बार पूछ चुके हैं, वही क्वेश्चन को अब मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ कि अगर हमारा इंडक्टर है और वो रिएक्टिव पावर सिस्टम से ले रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, चार्जिंग के प्रोसेस में, वहीं पे जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो यही मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ रहा है और रिएक्टिव पावर को सोर्स की तरफ वापस भेज दे रहा है, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों जो रिएक्टिव पावर हैं, यानी कि ये जो रिएक्टिव पावर ले रहा है और ये जो रिएक्टिव पावर दे रहा है, क्या ये दोनों सेम है? ये ही क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको छोड़ा था और आज मैंने आपको प्लॉट सेट करके यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। तो क्या, जैसे अभी हमने देखा कि ये जो एब्जॉर्व करेगा ये जो इंडक्टर, ये होगी लैगिंग रिएक्टिव पावर, ये तो कंफर्म है। पर क्या जब इंडक्टर अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड तोड़ के जो रिएक्टिव पावर सोर्स की तरफ वापस भेज रहा है, क्या ये जो रिएक्टिव पावर है ये भी लैगिंग है? इसका जरा हमें पता लगाना पड़ेगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो जरा समझते हैं इंडक्टिव लोड का फेजर डायग्राम। इसके ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए फेजर डायग्राम समझना पड़ेगा, बहुत बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर्टिकुलर फेजर को देखें जिसमें करंट है और वोल्टेज है और 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये फेजर डायग्राम में वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रही है, तो सिंपली क्या तरीका होता है, जब भी कोई फेजर डायग्राम आपको दिखाया जाता है और लैग और लीड पूछ लिया जाए, जैसे ए क्वांटिटी है और बी, तो सिंपली क्या तरीका होता है जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एरो बनाना है। ठीक है, बना लिया, जो आगे होगा वो विनर होगा। समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। यहाँ पे सिंपली आपको ये याद रखना है, अगर ये याद रख सकते हो बहुत अच्छा, वरना आर वाई बी का डायग्राम याद रख लो जो जिंदगी भर याद रहेगा, आर वाई बी। तो हमें क्या पता होता है, आर लीड कर रहा है, उससे लैग कर रहा है वाई और वाई से लैग कर रहा है बी। ठीक है, तो ऐसे ही करके देख सकते हो, यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो पहले पड़ेगा वो लीड कर रहा है। तो ये सिंपली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के देख लो, जैसे आर वाई बी में होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो बी से आगे चल रहा है वाई। ठीक है, तो यानी कि ये वाई जो होगा वो लीड करेगा बी से, वाई से आगे चल रहा है आर, तो आर लीड करेगा वाई से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे देखूँ तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इस तरीके से बना लूँ तो रेस में आगे चल रहा है वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। नाउ जो भी रिएक्टिव पावर के अंदर वोल्टेज लीड करता है, ठीक है, या कह लें कि करंट जो है वो लैग कर रही है। ठीक है, अगर करंट हमारे सिस्टम में लैग कर रही है क्योंकि वोल्टेज को मैंने एज अ रेफरेंस लिया है, तो करंट अगर लैगिंग है तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर आ रही होगी वो क्या होगी, लैगिंग क्यू होगी। समझ में आ गया। तो अभी जो हमने इस तरीके से वेवफॉर्म में देखा था ये, ठीक है, जिसमें ये वोल्टेज था ये करंट था, इसी का अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं तो ये फेजर हम इसका बना सकते हैं। समझ में आ रही। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, जस्ट जो आप वेवफॉर्म देख रहे हो उसका ही हम लोग फेजर बनाते हैं, कि मतलब फेज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये कुछ कुछ वेक्टर डायग्राम की तरह ये होता है। ठीक, फेजर डायग्राम आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इतना बेसिक क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही क्रूशियल है, ध्यान से समझते रहना। अब क्या हो रहा है, मान के चलते हैं इसी फेजर के अंदर अगर मैं वोल्टेज को रिवर्स कर दूं, यानी कि प्लस वी की जगह माइनस वी, तो अगर प्लस वी ऊपर बना है तो माइनस वी नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी जब हमने फेजर डायग्राम बनाते थे तो E1 नीचे बनता था और जब उसे ऊपर ले जाते थे तो माइनस E1 लिख देते थे, याद है आप लोगों को। ठीक है, तो वैसे ही है। तो हमने क्या करा, इसको बना लिया। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें वोल्टेज को और करंट की पोलैरिटी सेम रखें तो भैया हमारा फेजर डायग्राम ये निकल के आ जाएगा। नाउ अब यहीं पे सबसे बड़ी ट्रिक है, यानी कि अगर करंट की पोलैरिटी सेम रहे पॉजिटिव और वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में जो रिएक्टिव पावर लैगिंग थी, जरा देखते हैं यहाँ पे कितनी हुई। तो हम इसके एंटी क्लॉकवाइज हमने एरो बनाया, अब रेस में आगे चल रहा है करंट, तो मतलब अब क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है। इस केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज बना के देख रहे थे तो करंट जो था वो लैग कर रहा था, तो यहाँ पे हो गई लैगिंग रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर केवल वोल्टेज को रिवर्स कर दिया जाए और करंट की पोलैरिटी सेम रखी जाए तो यही रिएक्टिव पावर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लीडिंग रिएक्टिव पावर में। समझ में आ रही बात ये। तो
तो करंट की अगर पोलैरिटी सेम रखें और वोल्टेज की केवल रिवर्स कर दें तो हमें लीडिंग रिएक्टिव पावर मिलने लगेगी इंडक्टिव लोड में। ध्यान से समझते रहना। नेक्स्ट, अच्छा अगर हम लोग वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रखें लेकिन केवल करंट की पोलैरिटी चेंज कर दें, मतलब करंट प्लस आई की जगह माइनस आई कर दें, तो ये इधर आ जाएगा। तो वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रखी प्लस वी, करंट की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी। सही है, समझ में आ रहा होगा। तो वोल्ट अगर करंट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो ऐसे केस में अब जरा अगर हम लोग यही जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना के देखें, तो भैया बना लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी तो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन चल रहा है, अगेन करंट आगे चल रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगेन करंट जो है वो लीड कर रहा है। समझ में आ रही बात, ये देख सकते हो यहाँ पे कि भैया वोल्टेज है, ये करंट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो भी, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो अगर यहाँ से मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आए कि अगर वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी को चेंज करा जाए, किसी एक को, वोल्टेज को या करंट को, तो ऐसे केस में जो भी पावर होगी वो अपनी नाम बदल लेगी, यानी कि लैगिंग होगी तो लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, दोनों को बदल लेते हैं, वोल्टेज को भी बदल लिया और करंट को भी। अगर वोल्टेज और करंट दोनों को बदलेंगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके का फेजर डायग्राम बनेगा, प्लस आई का इधर आ जाएगा माइनस आई, प्लस वी का माइनस वी। ठीक है, तो वो बना दिया मैंने। अब देखो हम यहाँ पे एरो बना लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या अब कौन जीत रहा है, अब जीत रहा है वोल्टेज। समझ में आ रही बात ये, तो वोल्टेज जीत रहा है, इसका मतलब करंट पीछे है, तो करंट इज अ लैगिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर हो, इस समय जो रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही होगी उसका नेचर होगा लैगिंग। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल जो हमने कंक्लूजन निकाला कि इंडक्टिव लोड के अंदर कभी भी अगर करंट और वोल्टेज सेम पोलैरिटी के नहीं होंगे तो ऐसे समय में जो लैगिंग रिएक्टिव पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी लीडिंग रिएक्टिव पावर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम ये वाला डायग्राम याद कर सकते हैं, अगर आपको ये बनाने में दिक्कत है तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो मैंने सारे फेजर बनाए हैं, जस्ट इसी को मैंने एक यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट वाला जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया फेजर में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो इसको याद रख सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इसका असर क्या हुआ। बहुत ध्यान से समझना, ये जो हमने अभी सीखा है इसको अब अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को देखें, पहले वाले केस को, ठीक है, इस समय जो रिएक्टिव पावर क्यू मांगी जा रही है इस इंडक्टर के द्वारा, अब देखो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव, तो ऐसे केस में हम लोग सिंपली ये बनाएंगे, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी करंट कर रहा है लैग, तो ऐसे में लैगिंग रिएक्टिव पावर मांग रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडक्टर होता है वो चार्ज होते समय लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिमांड करता है। ठीक है, अब बात आती है जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी कि ये वाली पार्ट की, इस वाले पार्ट की। अगर इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखो तो वोल्टेज क्या है, माइनस हो गया है, लेकिन करंट क्या है, पॉजिटिव आई है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो ऐसे केस में वोल्टेज निगेटिव है और करंट पॉजिटिव है। तो अगर ऐसे का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, करंट पॉजिटिव, सेम पोलैरिटी की, पर वोल्टेज नेगेटिव। नाउ ऐसे केस में हमने अभी पीछे देखा था, अगर हम लोग बना के देखेंगे तो इट विल बिकम्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि भैया जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो वो डिमांड कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर की, पर जब इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ रहा है और रिएक्टिव पावर सिस्टम में वापस भेज रहा है तो वो जो रिएक्टिव पावर है दिस इज लीडिंग रिएक्टिव पावर। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने डायरेक्टली भी ये बता सकता था, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये फेजर डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए मैंने 2-3 स्लाइड्स में आपको वो भी समझाया है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि हर बच्चा मेरे साथ चल सके, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग जुड़े हुए, धरती से जुड़े लोग हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, यानी कि जिस समय दोनों नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ऐसे केस में क्या होगा, देख सकते हो करंट भी नेगेटिव माइनस आई और वोल्टेज भी नेगेटिव माइनस वी। तो अगर दोनों को नेगेटिव करोगे तो क्या बनेगा, ये वाला कुछ फेजर बनेगा माइनस आई और माइनस वी। नाउ ऐसे में अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाके देखेंगे तो सिंपली क्या है, करंट हमारा लैग कर रहा है, तो देखो लैगिंग रिएक्टिव पावर। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो देखो इस केस में भी रिएक्टिव पावर सिस्टम से मांगी जा रही है। तो जब भी एक इंडक्टर, ठीक है ध्यान रखना, जब भी एक इंडक्टर सिस्टम से रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगा तो वो लैगिंग रिएक्टिव पावर होगी। पर जब एक इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ के सोर्स को वापस से रिएक्टिव पावर भेजेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर भेजेगा। डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, तो देखो करंट क्या है, नेगेटिव है, पर वोल्टेज आपकी पॉजिटिव है, प्लस वी,
और हमने देखा था जब भी वोल्टेज और करंट में से एक की भी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो जो अगर डिमांड दोनों की पॉजिटिव के समय में लैगिंग है तो वो लीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इट इज अगेन लीडिंग। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको सर्किट के थ्रू समझूं तो सर्किट डायग्राम से ही बता देते हैं। तो जिस समय हमारा सर्किट जो है वो इंडक्टर हमारा जब रिएक्टिव पावर मांगेगा चार्ज होने के लिए, ठीक है, तो चार्जिंग के समय में जो रिएक्टिव पावर मांगी जाएगी वो लैगिंग होगी, ठीक है। वहीं पे जब हम उसी इंडक्टर को उसकी मैग्नेटिक यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, जैसे ही हम उसे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर डिस्चार्ज करेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड तोड़ेंगे, तो वो जो रिएक्टिव पावर सोर्स को वापस भेजेगा ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, वो कैसी होगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आप अभी समझते रहें, आगे मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कवर करूंगा, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रिवर्स चार्जिंग की, ठीक है, तो ऐसे में अगेन मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी, तो जो थर्ड क्वार्टर होगा उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी बट रिवर्स डायरेक्शन में, नॉर्थ नीचे आ गया, ठीक है। नाउ लेकिन इस केस में भी जो हमारी रिएक्टिव पावर मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी लैगिंग रिएक्टिव पावर, यानी कि चाहे फॉरवर्ड चार्जिंग करो या रिवर्स चार्जिंग, ठीक है, नॉर्थ ऊपर आए या नीचे, दोनों ही केसेस में अगर इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो यानी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें चाहिए लैगिंग रिएक्टिव पावर, और वही मैग्नेटिक फील्ड जब टूटेंगी तो वो छोड़ेंगी लीडिंग रिएक्टिव पावर। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड टूटेंगी रिवर्स डायरेक्शन वाली, तो जो रिएक्टिव पावर वो सोर्स की तरफ भेजेंगी डिस्चार्जिंग के टाइम पे, वो कौन सी होगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आई होप अब बिल्कुल खून में उतर गया होगा तुम्हारे कि रिएक्टिव पावर, लीडिंग, लैगिंग, कब कौन क्या कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लीडिंग लोड की, तो अब लीडिंग लोड को भी समझ लेते हैं। तो सेम ऐसा ही है, अगर लीडिंग लोड का हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो लीडिंग लोड में क्या होता है, करंट लीड कर रहा होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाके देखोगे तो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या है 90 डिग्री पीछे है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, जो ये क्या है आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर मांग रहा है। वहीं पे अगर हम लोग क्या करें, वोल्टेज को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, वोल्टेज को अगर रिवर्स करोगे मतलब करंट को सेम रखते हैं, वी को माइनस वी कर दें, माइनस वी, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगेन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो। अब देखो कौन लीड कर रहा है, अब वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब करंट क्या हो गई, लैग हो गई। तो सिंपली क्या है कि अगर हम लोग लीडिंग रिएक्टिव पावर हमारा सोर्स सॉरी लोड मांग रहा है जब दोनों वोल्टेज और करंट पॉजिटिव हैं, तो ऐसे केस में जब उनमें से एक भी नेगेटिव होगा तो ये लीडिंग पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैगिंग रिएक्टिव पावर में, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगाऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर करंट को रिवर्स करेंगे केवल और वोल्टेज को सेम रखेंगे तो अगेन यहाँ फेजर बन जाएगा, यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे कौन सी रिएक्टिव पावर की बात हो रही है, लैगिंग रिएक्टिव पावर की। वहीं पे अगर दोनों को रिवर्स कर दिया जाए एक साथ, यानी कि दोनों की पोलैरिटी सेम रखी जाए, तो हमारी क्या होगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर ही रहेगी। यानी कि अगर अल्टीमेट कंक्लूड करूं तो अगर वोल्टेज और करंट की सेम पोलैरिटी पे, पोलैरिटी सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, अगर सेम पोलैरिटी पे लीडिंग रिएक्टिव पावर रहेगी, ठीक है, तो पोलैरिटी अगर इन दोनों में से एक की केवल पोलैरिटी रिवर्स करोगे, चाहे वोल्टेज की करो या करंट की, तो लीडिंग रिएक्टिव पावर कन्वर्ट हो जाएगी लैगिंग रिएक्टिव पावर में। समझ में आ रही है, दैट इज द ऑल कंक्लूजन। अगर हम इसको हम इसी तरीके से बना लें फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन की तरह, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने करा था। अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब देखते हैं कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा हमने इंडक्टर के अंदर देखा था। तो फर्स्ट क्वार्टर में देख लो, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो ऐसे केस में करंट करंट लीड कर रही है, तो क्योंकि करंट लीड कर रही है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर सोर्स से कैपेसिटर मांगेगा वो लीडिंग रिएक्टिव पावर मांगी जाएगी, ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ये तो हम जानते हैं। पर अब बात आती है नेक्स्ट क्वार्टर की, जिस समय ये कैपेसिटर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ के सोर्स में वापस से रिएक्टिव पावर सेंड करेगा। नाउ अगर इस रिएक्टिव पावर को देखोगे तो इस केस में क्या है, करंट तो माइनस आई है लेकिन वोल्टेज क्या है, प्लस वी है। तो अगेन अब क्या है, वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा और करंट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, यानी कि एक की पोलैरिटी केवल रिवर्स करी है। तो मैंने भी बताया था अगर केवल एक की पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, लीडिंग से लैगिंग रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से बची हुई दो साइकिलों में होगा, समझ में आ रही बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ, कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें चाहिए लीडिंग रिएक्टिव पावर। लेकिन जब ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड टूट के वापस से सोर्स को रिएक्टिव पावर भेजेंगी, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब टूटेंगी तो ये जो भेजेंगी वो होगी लैगिंग रिएक्टिव पावर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको सर्किट को जल्दी से विजुलाइज कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं सोर्स है, तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो जो रिएक्टिव पावर मांगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए वो होगी आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर। वहीं पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूटेंगी तो ये जो सोर्स को रिएक्टिव पावर वापस भेजेगा डिस्चार्जिंग में, वो होगी आपकी लैगिंग रिएक्टिव पावर। और इसी तरीके से रिवर्स साइकिल भी देख लेते हैं कि जब साइकिल रिवर्स होगी तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मांगे कैपेसिटर, वो क्या होगा, कौन सी मांगेगा, रिवर्स चार्जिंग के टाइम पे लीडिंग रिएक्टिव पावर। हालांकि पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव ये था, आपकी इधर पॉजिटिव हो गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, पर मांगेगा लीडिंग ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए लीडिंग चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए लैगिंग चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब टूटेंगी तो मिलेगा हमें लैगिंग क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड जब टूटेगी तो हमें मिलेगा लीडिंग क्यू। ठीक है, आई होप ये अब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें मिलेगा लैगिंग क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बात कर रहे हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लीडिंग लैगिंग सब कुछ क्लियर हो गया हमें। अगर हम लोग, हमारे पास इंडक्टर है और हमारे पास कैपेसिटर प्लेट मौजूद है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो अगर हम इनको बड़े ध्यान से देखें और हम बात कर लें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि भैया इंडक्टर चार्जिंग पे लैगिंग क्यू और डिस्चार्जिंग पे लीडिंग क्यू, वहीं पे कैपेसिटर चार्जिंग पे लीडिंग क्यू एंड डिस्चार्जिंग पे लैगिंग क्यू। अच्छा, अगर हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ मिला दें एक ही सर्किट में, यानी कि टैंक सर्किट अगर बनाएं, टैंक सर्किट, टैंक सर्किट का मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर को आपस में क्लब कर दें। जरा देखते हैं, तो अगर हम इंडक्टर को आपस में कैपेसिटर के साथ एक दूसरे के साथ क्लब कर दें तो इस तरीके कुछ सर्किट निकल के आएगा। नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सी है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हैं, तो जरा देखते हैं एक क्या कंक्लूजन निकल के आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, ध्यान से समझना। वोल्टेज को रिफरेंस ले लिया। अब देखो, अगर हम सबसे पहले बनाएंगे ये वाली रिएक्टिव पावर, यानी कि इंडक्टिव की, तो इंडक्टर की अगर हमें इस रिएक्टिव पावर को यहाँ ड्रॉ करना है, लेन देन को सोर्स के साथ, तो ये देखो कहाँ से शुरू हो रही है, वोल्टेज के 90 डिग्री पर ये रिएक्टिव पावर का कर्व शुरू हो रहा है। तो वोल्टेज के 90 डिग्री पे हमने जो हमारा एक्सेल मांगेगा उसका कर्व बना दिया रिएक्टिव पावर का। ठीक है, अब देखो, अब सी की बना लेते हैं। तो एक्सी का अगर हम लोग कर्व बनाएंगे तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है वोल्टेज की स्टार्टिंग से। जिस समय वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है उसी समय रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर का जो कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि कैपेसिटर का जब रिएक्टिव पावर बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी बना लेते हैं, ये बना लिया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, अभी मजा आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये जो ऊपर जो पर्पल कलर जो हमने ये बनाई है, पिंक कलर वाला कर्व है, ये दिखा रहा है लैगिंग क्यू को। अभी हमने पीछे सीखा ना कि इंडक्टर हमारा लेगा वो लैगिंग क्यू होगी, लैगिंग क्यू, और देगा लीडिंग क्यू। ठीक है, तो ये हो गई लैगिंग क्यू। ठीक है, और जब देगा तो लैगिंग, तब आपका देगा लीडिंग क्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर कैपेसिटर की बात कर लें तो कैपेसिटर देगा आपका लेगा लीडिंग क्यू और देगा क्या, लैगिंग क्यू। ठीक है, तो यानी कि हमने कैपेसिटर की बना लिए। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, जिस समय इंडक्टर लैगिंग क्यू को मांग रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस समय इंडक्टर आपका लैगिंग क्यू की डिमांड कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है लैगिंग क्यू, उस समय कैपेसिटर तुम्हारा क्या कर रहा है, लैगिंग क्यू को डिलीवर कर रहा है। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर हम एक्सएल एक्सी जो कि बराबर ताकत के हैं, इन्हें एक साथ क्लब कर दें, तो ऐसे केस में जो इंडक्टर हमारा रिएक्टिव पावर मांग रहा है वो मांग रहा है लैगिंग क्यू। ठीक है, और उसी समय जस्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पे हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, वो लैगिंग क्यू को डिलीवर कर रहा है। क्यों डिलीवर कर रहा है, क्योंकि इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये टाइम है कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का। तो जिस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उस समय इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब इंडक्टर को चार्ज होने के लिए चाहिए लैगिंग क्यू, और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा वो तो वो देगा लैगिंग क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैगिंग क्यू इंडक्टर ले रहा है वो कैपेसिटर देने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और जब नेक्स्ट क्वार्टर में जब इंडक्टर लीडिंग क्यू की डिमांड कर रहा है, यानी कि जब कैपेसिटर जब लीडिंग क्यू की डिमांड कर रहा है कैपेसिटर, तो उस समय क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, सी चार्ज हो रहा है। ठीक है, तभी तो लीडिंग क्यू की डिमांड कर रहा है। और इंडक्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आ रही बात ये। तो यानी क्या हुआ, जिस समय कैपेसिटर एब्जॉर्व कर रहा है लीडिंग क्यू, उसी समय इंडक्टर जो है वो लीडिंग क्यू को डिलीवर कर रहा है। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनवा रहा है, और जब कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड तोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की बनवा रहा है। समझ में आ रही बात ये।
क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेगी तो यहाँ से निकलेगी लैगिंग क्यू, और यही लैगिंग क्यू मैग्नेटिक फील्ड बनाने में काम आ जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड टूटेगी तो यहाँ से निकलेगी लीडिंग क्यू, और यही लीडिंग क्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में काम आएगी। यानी कि सर्किट के अंदर अगर कहीं पे भी इंडक्टिव को रिएक्टिव पावर चाहिए तो वो उसकी जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो कैपेसिटर पूरी कर सकता है, अगर सिस्टम के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहीं से सारा का सारा कंपनसेशन टेक्निक पिक्चर के अंदर आ जाती है, जिसको मैंने पावर सिस्टम की सीरीज में पढ़ाया है, जाके चेक करना। तो क्योंकि कैपेसिटर जो है वो उसके पास वो चीज़ है जो इंडक्टर को चाहिए, और इंडक्टर के पास वो चीज़ है जो कैपेसिटर को चाहिए। तो जब भी हमारे सर्किट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है रिएक्टिव पावर की, तो अगर कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम इंडक्टर लगा देते हैं, अगर इंडक्टर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि नॉर्मल केस होता है तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं। तो आयु समझ में आ रही है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही इंस्टेंट पे जिस समय इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा उस समय लाइन से जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं वो सब डिस्चार्ज हो रहे होंगे, और जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उस समय जितने भी लाइन के इंडक्टेंस हैं वो सब के सब डिस्चार्ज हो रहे होंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो इसलिए क्या होता है वो दोनों बैलेंस आउट कर लेते हैं। अब देखो ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जितना कैपेसिटिव ताकत है उतनी इंडक्टिव है। अगर ये दोनों ताकतें बराबर हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की डिमांड को पूरा कर देंगे। जो इसे चाहिए वो इसके पास है और इसे जो चाहिए वो इसके पास है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे की डिमांड पूरी करेंगे तो हम सोर्स से कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं मांगेंगे, और अगर सोर्स से कोई रिएक्टिव पावर नहीं मांगी जाएगी तो सोर्स की नज़र में यहाँ पे हमें रिएक्टिव पावर कोई नहीं देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो एग्जैक्टली सेम फेज में आ जाएगा, यानी कि इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टिव लोड। या समझ में आ रही बात? ये तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम पोजीशन में सेम फेज में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर कहेगा लीड करो, इंडक्टर कहेगा लैग करो, क्योंकि हमने दोनों लगा रखे हैं। तो इस वजह से अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो सोर्स से खत्म हो जाती है और हमारा यूनिटी में वोल्टेज आ जाता है करंट के साथ। समझ में आ रही बात? ये तो अगर मैं इसे एक वर्ड में ड्रॉ करूं, सिंगल लाइनर डायग्राम, तो इंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड तोड़ेगा और वो क्या करेगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर भेज देगा कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर क्या करेगा, उस लीडिंग पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का फर्स्ट क्वार्टर में। नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ेगा और क्या करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर को इंडक्टर को दे देगा। ये लैगिंग पावर जैसी इंडक्टर को मिलेगी ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस लगातार इसकी तरह टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होती है, सिस्टम के अंदर टू एंड फ्रो घूमती रहती है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? और घूमने के साथ साथ उसका नेचर भी बदलता रहता है। तो जब वो नेचर उसका क्यों बदलता है अभी हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो लैगिंग, टूटेगी तो लीडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन देता हूँ। आई होप अब तक आपको रिएक्टिव पावर से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सब के सब मैंने इन 2 लेक्चरों में कवर कर दिए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, उसको और समझा देता हूँ। अगर हम लोग जो इंडक्टर ले रहा है, अब देखो ऐसे में क्या हो रहा है, इंडक्टर भी रिएक्टिव पावर ले रहा है और जो कैपेसिटर है वो भी रिएक्टिव पावर ले रहा है, तो किसी एक को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो हमारे लोड हैं वो सब के सब 99% लोड जो हैं वो इंडक्टिव ही हैं। तो इसीलिए हम लोग जो इंडक्टर जो रिएक्टिव पावर ले रहा होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ले रहा है, उसको हम लोग क्यू को डिनोट कर देते हैं। तो जो क्यू हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये मेनली रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाई इंडक्टर। ठीक है, यानी कि कौन सी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। समझ में आ रही है? तो जनरली अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी जगह पे क्यू लिखा हुआ दिखे तो इसके 2 मतलब हैं। पहले तो ये है तुम्हारी लैगिंग रिएक्टिव पावर, दूसरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडक्टर के द्वारा एब्जॉर्व की गई रिएक्टिव पावर की। समझ में आ रही बात? है तो अगर इंडक्टर जो रिएक्टिव पावर ले रहा है उसे क्यू कह दोगे लैगिंग को, तो लीडिंग रिएक्टिव पावर को हम क्यू माइनस क्यू कहेंगे, भाई सीधी सी बात है। तो कैपेसिटिव जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा उसे हम कहेंगे माइनस क्यू। तो अगर कहीं माइनस क्यू लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर को। ठीक है, या फिर कह सकते हैं माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिव पावर, ठीक है, एब्जॉर्व बाई कैपेसिटर। समझ में आ रही बात? है तो ये 2 बातें आपको पता चलनी चाहिए। तो अगर यही जो डायग्राम हमने पीछे बनाया इसे थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि भैया अगर इंडक्टर है और उसकी वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ेगा तो वो क्या करेगा, उसको तोड़ के
माइनस क्यू यानी कि लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा कैपेसिटर को, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अगर कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो वापस से इंडक्टर को देगा प्लस क्यू। प्लस क्यू मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप सारे के सारे तार आपके खुल गए होंगे, सब के सब जितनी भी गांठें मन में पड़ी होंगी सारी गांठें मैंने खोल दी होंगी रिएक्टिव पावर को लेके। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये लेक्चर और पुराना लेक्चर अगर आपने 2 लेक्चर देख लिए तो बिल्कुल खून में उतर जाएगी रिएक्टिव पावर। साथ ही साथ वो रिएक्टिव पावर पावर सिस्टम में कैसे काम कर रही है, इसके लिए मैंने जब कल लेक्चर लास्ट लिया था तो मैंने वहाँ पे देखा होगा शुरुआत में कुछ वीडियोस बताए हुए थे। तो आप पावर सिस्टम की सीरीज मेरी जाओ क्लिक करो और उसमें रिएक्टिव पावर के जितने भी वीडियो हैं वो देख लो। तो मतलब उसके बाद तुम्हें सपने में भी रिएक्टिव पावर आने लगेगी। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया? तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी अगर कलर्ड पीडीएफ चाहिए मस्त सी तो हमारा प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स आपको देखने हैं, यूथ पब्लिकेशन सीरीज में चला रहा हूँ, और ये यूथ पब्लिकेशन में जो अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो सर्किट ब्रेकर के हो, सर्किट हो, नेटवर्क के हो, वो सब मैंने धीरे धीरे सॉल्व करे हुए हैं। तो आप जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट रखी है, जिससे कि यार तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। 60 रुपये पर मंथ आपको पे करना है, ठीक है। और 60 रुपये इतनी मिनिमम कॉस्ट है कि आप 2 दिन में खर्च करते हो, पर मैं पूरा महीना काम चला लूँगा उससे। तो आप इसे ज्वाइन करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो तो अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस करना। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लाने के लिए, तो अपनी कमेंट सेक्शन भर देना अपनी फीलिंग से। थैंक यू।